हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट आईएएस। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तो आज है हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग डील करेंगे मेंस एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का, उसके सिलेबस के साथ। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इसमें जो मेन एग्जाम है उसमें आपके सबसे पहले जो दो पेपर हैं वो है इंग्लिश का और इंडियन लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, मेन तो उसका। तो ये जो दोनों पेपर हैं क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी कि रैंक के ऊपर इनमें से आप जो भी लेते हो, नंबर मार्क्स लेते हो, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इन पेपर को क्वालिफाई करना जो है वो कंपल्सरी है। तो यूपीएससी कहती है कि द पेपर एम्स टू टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज कंसर्न्ड। तो ये पेपर का एम क्या है? देखो, एम से हमें पता चलता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की। सीरियस डिस्कर्सिव होता है जब कोई चीज जो है, जैसे नॉवल लिखा जाता है ना, बड़ा एक्सपैंड करके लिखी हो। कोई ऐसे जो सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज है, ठीक है, प्रोज होता है और एक पोएम होती है। तो जो नैरेटिव होता है उसको हम लोग प्रोज बोल देते हैं। उसको आप कितना अच्छे से रीड कर सकते हो, कितना अच्छे से समझ सकते हो, उसके बाद उसके थ्रू उसके इसमें जो भी आइडियाज दिए हुए हैं वो आप खुद से कितना क्लियरली और करेक्टली जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, इंडियन रीजनल लैंग्वेज, उसमें। तो इसका जो पैटर्न है वो रहता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है जी, आपको दिए जाते हैं प्रेसी राइटिंग हो गया, यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे। ये है इंग्लिश के लिए। और इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आपके पास है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, प्रेसी राइटिंग, यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। यानी कि हो सकता है इंग्लिश में सेंटेंस दिए हो जिसको आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, या फिर इंडियन लैंग्वेज में जो है आपको सेंटेंस दिया हो जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एंड विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। तो जैसे कि मैंने कहा, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और ये जो इंग्लिश और जो रीजनल आपकी इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपकी 10वीं के लेवल का होता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दीज पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो रैंकिंग के लिए इनके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाते। Second is the candidate will have to answer the English and Indian language papers in English and respective Indian languages. ठीक है, तो except where translation is involved, translation is involved. अगर इंग्लिश का पेपर है तो सारा इंग्लिश में लिखना है, जो इंडियन लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज का पेपर है सारा उसी में लिखना है। अगर ट्रांसलेशन दी हुई है तो उसकी बात अलग है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे दो क्वालिफाइंग पेपर। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा पेपर 1 जो कि है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे को इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया ऐसे। तो ऐसे में क्या है हमारे पास, कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने आ सकते हैं। They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसे मतलब जो टॉपिक दिया गया है उसके आपको क्लोज ही रहना है। ठीक है जी, ये नहीं कि कहीं और ही निकल जाओ। तो वही टॉपिक की बात करनी है, अपने जो आइडियाज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग उनको अच्छे से ऑर्डरली फैशन, मतलब एक अच्छे ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और कंसाइजली राइट करना है। और जो क्रेडिट है, मार्क्स दिए जाएंगे वो इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के बेस पे दिए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा पेपर 2 है वो है GS 1, जनरल स्टडीज 1। तो जनरल स्टडीज 1 में हमारे पास है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे हैं कि इंडियन कल्चर में क्या आएगा।
इंडिया की जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसके सेलिएंट एस्पेक्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, क्या आर्ट फॉर्म्स रही है एंशियंट से मॉडर्न टाइम की, क्या लिटरेचर रहा है, क्या आर्किटेक्चर है, वो सारा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आएगी हमारी जो कि मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से लेके अभी तक है, उसके कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, कौन सी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज हुई हैं और क्या उस टाइम इश्यूज थे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसके अलग अलग स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, किन किन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया, क्या उनकी कंट्रीब्यूशंस थी, कहाँ से लोग आए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, जब इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद कंट्री को कैसे कंसोलिडेट किया गया, कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, ये सब भी हम पढ़ेंगे। और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की बात करें, will include events from 18th century such as industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on the society। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात होगी, नेशनल बाउंड्रीज का जो रीड्रॉल होता है उसकी बात है, और कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल जो फिलोसफीज अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे हुई हैं, जैसे कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, ये क्या थी, इनकी फॉर्म क्या थी, सोसाइटी के ऊपर इनका इफेक्ट क्या था, तो ये भी सारा जो है आपके पेपर में आएगा और ये सब हम पढ़ेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सोसाइटी है क्या उसके सेलिएंट फीचर्स है, कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी बाकी दुनिया से यूनिक है और कैसे हमारी यूनिटी है, कैसे हमारी डाइवर्सिटी है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके बाद है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे समाज में औरत का क्या रोल है और जो लेडीज की, वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएटेड इश्यूज, ठीक है, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज है, अर्बनाइजेशन है और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी रेमेडीज, ये सारा पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। Then we come to social empowerment, communalism, regionalism and secularism, ये सारे aspects हमें स्टडी करने हैं, ये सब हमारे सिलेबस में है। Then salient features of world's physical geography, दुनिया की जो physical geography है वो भी इसमें आएगा। Distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent। अब देखो पूरी दुनिया में जो की नेचुरल रिसोर्सेज है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, हमने वो पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेशली बताया गया है साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो इंडस्ट्रीज अलग अलग लगी हुई हैं, कोई प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्री है, सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्री है या टर्शियरी सेक्टर की इंडस्ट्री है, दुनिया के अलग अलग पार्ट में लगी हैं। स्पेशली इंडिया की बात भी होगी, यानी कि इंडिया को आपने हमेशा सेंटर में रखना है। तो क्यों है वहां पे, अगर कोई इंडस्ट्री कहीं पे है तो वहां पे इंडस्ट्री क्यों है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Then we come to important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc. तो अब जो जियोफिजिकल फिनोमेना है जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, साइक्लोन्स है, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में भी आएगा, ये आपके सिलेबस में है एंड वी विल स्टडी इट। Geographical features or etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies, ice caps, flora and fauna and the effect of such changes। ठीक है जी, तो ये जो जियोफिजिकल है आपके फिनोमेना है, अर्थ में हम पूरी जो पृथ्वी की बात करें तो कहाँ पे है, कहाँ ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी कहाँ आती है, वोल्केनो कहाँ पे है, साइक्लोन ज्यादा कहाँ आते हैं
और इनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, फ्लोरा फौना पे इनका कैसा फ्लोरा फौना है और इन सब चीजों का क्या इफेक्ट है, ये सारा जो है इसमें स्टडी किया जाएगा। देन वी कम टू पेपर 3 जिसमें क्या है जो है जनरल स्टडीज 2, जिसमें कवर होगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे ड्राफ्ट हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या आज तक इसमें अमेंडमेंट्स हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी, क्या प्रोविजन है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, स्टेट के यूनियन के क्या फंक्शंस हैं, यूनियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ स्टेट्स के क्या फंक्शन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इश्यूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता है कि जहां भी एक यूनियन है और एक स्टेट है तो एक फेडरल स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां पे कौन कौन से इस फेडरल स्ट्रक्चर में इश्यूज का सामना करना पड़ता है, कौन से चैलेंजेस होते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, तो कैसे डेवोल्यूशन है पावर्स की और फाइनेंसेस की, और ऊपर से लेके लोकल लेवल तक, और क्या चैलेंजेस आते हैं। देन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, चाहे एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, कुछ भी है, तो जहां सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हो गए, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमारे एग्जाम में आएगा, विच वी विल स्टडी। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसको दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या है उनकी, फंक्शन कैसे करते हैं, क्या कंडक्ट है उन बिजनेस, मतलब वो जहाँ पे काम करते हैं, क्या डेली बिजनेस क्या है इनका, स्टेट लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का। पावर्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं उनको क्या पावर मिलती है, क्या प्रिविलेजेस हैं, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, और इनका क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम जो है फेस है, डेली टू डेली ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। Then structure, organization and functioning of executive and judiciary ministries and departments of the government, तो जो एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनके फंक्शन है, ठीक है, मिनिस्ट्रीज हो गए और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, या प्रेशर ग्रुप्स है, प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो इन सिंपल लैंग्वेज की अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी तरह से सरकार के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। फिर जो फॉर्मल या इनफॉर्मल एसोसिएशंस बनी हैं उनका क्या रोल है पॉलिटी में। सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है जी, जिनको जो हमारे वोटिंग के साथ रिलेटेड है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट हमारी जो पोस्ट है उन पे कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कितनी पावर है किस पोस्ट के पास, क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। फिर हमारी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी है या अलग अलग क्वासी जुडिशियल बॉडीज है उनके बारे में भी सिलेबस में है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, और क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं उनकी डिजाइनिंग में, उस या जो भी वो डेवलपमेंट चाहते हैं उसकी डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में। डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders। अब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में भी है हमारे सिलेबस में। NGOs का क्या रोल है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर SHGs जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनका क्या रोल है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस बनी हैं उनका क्या रोल है, डोनर्स हैं जो लोग डोनेट करते हैं, चैरिटेबल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स, ठीक है, तो इनका क्या इनकी प्रोसेस है, क्या इनके रोल है, इनके बारे में भी डीप स्टडी है। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट जो हमारे पॉपुलेशन के वल्नरेबल यानी कि गरीब या गरीबी से जो नीचे सेक्शंस हैं उनके लिए क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई हैं। एंड द परफॉर्मेंस, ऐसी स्कीम्स की क्या परफॉर्मेंस है, मैकेनिज्म
laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। और ना के सिर्फ गरीब, वो सेक्शंस जो है जिनको एम्पावरमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म है, कौन से लॉज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस उनके लिए काम कर रहे हैं, कौन सी बॉडीज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। देन इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कौन कौन से इश्यूज हैं डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, जो सोशल सेक्टर है या सोशल सर्विस है उसके साथ उनकी डेवलपमेंट में या उनके मैनेजमेंट में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, ये कौन से सेक्टर्स जो कि हेल्थ के साथ, एजुकेशन के साथ और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं। देन इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो पॉवर्टी और भूख, पॉवर्टी होती है गरीबी और हंगर है भूख, इनके साथ रिलेटेड इश्यूज। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और सबसे जरूरी जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में होता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है जो हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है उनकी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। देन मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ठीक है, कौन से मॉडल्स हैं जो कि काम कर रही हैं, जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनकी क्या सक्सेस है, क्या लिमिटेशन है, क्या उनका क्या पोटेंशियल है, वो कितना कर सकते हैं। देन सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, सिविल सर्विस का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, तो इंडिया के अपने नेबरहुड के साथ कैसे रिलेशंस है, क्या रिलेशंस हैं। फिर आ गया हमारे पास बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो जो आपको पता है जब बहुत बड़े समिट्स होते हैं या फिर कोई दो देशों की आपस में मीटिंग होती है, बायलेटरल होता है जब दो देश मिलते हैं, या कोई रीजनल लेवल पे मिल रहे हैं जैसे एशियान है या ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, ठीक है जी। तो ये जो है ये इनके ग्रुप्स में क्या एग्रीमेंट है, कहाँ इंडिया इवॉल्व है, कहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट को जो है वो इफेक्ट करते हैं। effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड हैं जो डेवलप हो चुके हैं पूरी तरह से, डेवलपिंग है जैसे इंडिया है जो अभी डेवलप हो रहे हैं, इनकी पॉलिसीज का, इनके पॉलिटिक्स का इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट है ये हम पढ़ेंगे। और इंडियन डियास्पोरा है यानी कि जो हमारे एनआरआई सेक्टर, जो हमारे इंडिया के लोग जो दूसरे देशों में सेटल्ड हैं उनको हम इंडियन डियास्पोरा बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग हमें पता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है जी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी एजेंसीज हैं एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, कोई फोरा है उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका मैंडेट क्या है। तो ये जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 में। तो इसका आज हम लोग इतना ही करेंगे, काइंडली आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि ये जो है काफी लेंथी है। आप इसको अच्छे से जैसे इसमें दिया हुआ है हमारी वीडियो में वैसे अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आपको, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, आपको आपका सिलेबस अच्छे से जो है याद होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे वीडियो का, ठीक है, और आई होप कि वो वाला जो है हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें कि सारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।